हे एवरीवन, लोगों ने पूछा है कि जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। मैं आपको बता दूं कि जीएसटी बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपके पास क्लियर है, जो कि समझना बहुत ही आसान है, वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी, फिर लेट मी अश्योर यू जीएसटी बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसलिए आज की वीडियो जो मैं लेकर के आया हूं, वी आर गोइंग टू डिस्कस the basic pillars or basic fundamentals of GST. So let us start the video, and I'm assuring you by the time you finish this video, आपका कॉन्सेप्ट जो जीएसटी के बारे में बिल्कुल क्लियर होगा और आपको जीएसटी काफी अच्छे से समझ में भी आएगी। तो ये जो है जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक सिंगल नेशन वाइड टैक्स सिस्टम है that has replaced many other indirect taxes in India. आपको पता होगा 2017 में जीएसटी लागू हुआ था एज ए नेशन वाइड टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी आने के पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स का रिजीम था वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था और ये वन नेशन वन टैक्स नहीं था। हर एक स्टेट के अपने रूल्स थे। सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, वैट था। तो बहुत प्रकार के जो ड्यूटीज थी जो लग रही थी, टैक्सेस लग रहे थे और उसके कारण कई बार मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा था टैक्स पेयर्स को। काफी कॉम्प्लिकेशंस था, टैक्स पे टैक्स भी था, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जो सिस्टम था उसमें क्या होता था, जो बिजनेस है उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने कुछ सामान मैन्युफैक्चर किया, वहां पे उसका 100 रुपया मान लीजिए उसने टैक्स पे किया, 100 रुपीज टैक्स पे किया, सेंट्रल एक्साइज टैक्स पे किया और बाद में वो जो माल रिटेलर के पास में गया तो रिटेलर ने उसी प्राइस पे जिसपे 100 रुपया का टैक्स इंक्लूडेड था फिर से टैक्स पे किया। सो इट वाज अ टैक्स ऑन टैक्स सिनेरियो, इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। सो जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ टैक्स ऑन टैक्स या कैस्केडिंग इफेक्ट by ensuring that tax is charged only on the value added at each stage। मतलब जो टैक्स चार्ज किया जाता है ये पूरे only on the value added at each stage of the supply chain। How does the GST mechanism work? मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने सामान बनाए और बेच दिया सामान होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है, वो सामान बेचता है किसको, रिटेलर को, और फाइनली रिटेलर क्या करता है, सामान बेचता है कंज्यूमर को। तो चेन क्या है, मैन्युफैक्चरर पहला है, उसने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने सप्लाई किया रिटेलर को और रिटेलर के पास से सामान जो है ये जाता है कंज्यूमर के पास या कस्टमर के पास। तो अभी जो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर है, मान लीजिए कि सामान की कीमत जो है वो 1 लाख रुपया है, जीएसटी मान लीजिए 18% है, तो 18,000 रुपीज जीएसटी हो गया। तो होलसेलर जो है वो कितना पे करेगा मैन्युफैक्चरर को, ही विल पे द मैन्युफैक्चरर रुपीज 1,18,000। अभी हम आते हैं होलसेलर टू रिटेलर। ये जो होलसेलर है वो अब सामान का दाम बढ़ा देता है 1,50,000 रुपीज, इस पे 18% टैक्स लगेगा, तो दैट कम्स टू जीएसटी आ गया 27,000 रुपीज। तो टोटल हो गया 1,77,000 रुपीज। होलसेलर क्या करता है, उसने कितना पे किया था जीएसटी 18,000, तो 18,000 का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है। होलसेलर गेट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर 18,000 रुपीज ऑलरेडी पेड, और बाकी जो बचते हैं 9,000 रुपीज आउट ऑफ 27 वो टैक्स वो पे करता है। ये बात हो गई रिटेलर की। अब आगे हम चलते हैं रिटेलर टू कंज्यूमर। रिटेलर क्या करता है, उसने लिया था 1.5 लाख रुपए में, उसको बेचता है 2 लाख रुपए का, उस पे 18% के हिसाब से टैक्स आ गया 36,000 रुपीज, 18%। तो टोटल प्राइस हो गया 2,36,000 रुपीज, जीएसटी आ गया 36,000 रुपये। अभी क्या कि जो जीएसटी 36,000 रुपीज था, इस पे रिटेलर ने कितना जीएसटी पे किया था, he had paid GST of 27,000 रुपीज। तो वो क्या करेगा, रिटेलर क्रेडिट क्लेम करेगा 27,000 रुपए का और टैक्स पे करेगा 36 माइनस 27,000 रुपीज, दैट इज 9,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आईटीसी है, एट एवरी स्टेप जीएसटी जो है ऑलरेडी पेड कैन बी क्लेम्ड एज आईटीसी। जिस स्टेप पे जो आपने जीएसटी पे किया था वो सब्सिक्वेंट सेल में, सप्लाई में उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सो दैट ओनली द वैल्यू एडिशन जो है उस पर टैक्स किया जाता है आईटीसी ईच स्टेप। एंड में कौन पे करता है टैक्स, द एंड कंज्यूमर जो है, ही पेज द फाइनल जीएसटी। सो दिस इज हाउ जीएसटी वर्क्स। हर एक स्टेज से वैल्यू एडेड पे टैक्स लगता है और इसके कारण जो कैस्केडिंग इफेक्ट था वो काम नहीं करता है, यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से जीएसटी में आईटीसी लगती है, आईटीसी क्या होती है।
अभी हम आगे चलते हैं मेजर जीएसटी रिटर्न्स पे। आपने जब भी जीएसटी में टैक्स कलेक्ट किया है, पे किया है, तो आपको ये रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो रिपोर्टिंग आप कैसे करोगे? बाय फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स। पहला है GSTR1। व्हाट इज इट? ये एक मंथली या समटाइम्स क्वार्टरली होता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्वार्टरली भरना चाहते हो या मंथली। हम अभी बात करते हैं मंथली के बारे में। तो ये मंथली रिटर्न है दैट शोज आउटवर्ड सप्लाईज सेल्स मेड बाय द बिजनेस। मतलब GSTR1 है, चाहे वो मंथली हो या क्वार्टरली हो, ये क्या शो करता है? ये शो करता है जो आपके आउटवर्ड सप्लाईज होते हैं या जो आपने सामान बेचे होते हैं, गुड्स या सर्विसेज सेल किए होते हैं। Who files GSTR1? So all regular businesses registered under GST, जितने सारे बिजनेसेस हैं जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, आपको रिटर्न फाइल करने के लिए पहले जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। इसके कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर्पस क्या है? द सेल्स डेटा रिपोर्टेड हियर गेट्स शेयर्ड विद द बायर्स सो दैट दे कैन क्लेम ITC। यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट है कि जो सप्लायर है और जो बायर है, अभी मान लीजिए सप्लायर से बायर ने कुछ सामान खरीदा, उसको उसका ITC क्लेम करना है। वो ITC तभी क्लेम कर पाएगा जबकि सप्लायर अपने आउटवर्ड सेल्स का जो रिटर्न फाइल करेगा या GSTR में फाइल करेगा। तो ये जो सेल्स डेटा है ये शेयर किया जाता है बायर के साथ। कैसे शेयर होता है? जैसे ही GSTR1 फाइल कर दिया सप्लायर ने, तो जो बायर है उसके पास GSTR2A उसके डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, मतलब उसको दिखने लगता है अपने पोर्टल पे, अपने डैशबोर्ड पे। सो मान लीजिए कि एक बिजनेस सेल्स गुड्स वर्थ 50,000 टू अनदर रजिस्टर्ड कंपनी, दिस सेल इज रिपोर्टेड इन GSTR1। मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसने 50,000 रुपए का सामान दूसरे रजिस्टर्ड कंपनी को बेचा, तो दूसरा जो कंपनी है बायर है उसके GSTR2A में रिफ्लेक्ट होगा और ये जो बंदा जो बेच रहा है उसको अपना रिपोर्ट करना होगा GSTR1। अभी आते हैं GSTR2A में। टैक्स पेयर ये जैसे सप्लायर जो है अपना GSTR1 फाइल करेगा तो ऑटोमेटिकली जो बायर के डैशबोर्ड पे ये ऑटो जनरेट हो जाता है GSTR2A। इसको डायनेमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चेंज करता रहता है। जैसे GSTR1 फाइल की जाती है सप्लायर के एंड पे, तो इमीडिएटली ये ऑटो जनरेट हो जाता है बायर के डैशबोर्ड पे। तो ये डायनेमिक है, मतलब चेंज होता रहता है। जैसे फाइल किया गया GSTR1, इमीडिएटली GSTR2A जो है ये बायर के पास आ जाता है। इसको कौन यूज करता है? हु यूजेस इट? ऑफ कोर्स बायर यूज करता है। पर्पस क्या है यूज करने का? इसका पर्पस है to check, verify and reconcile purchase transactions. It keeps updating as suppliers file their returns. जैसे मैंने कहा आपको डायनेमिक है। तो पर्पस ये है कि आप जो बायर है वो चेक करता है, वेरीफाई करता है और रिकंसाइल करता है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अगर आपका सप्लायर अपलोडेड एन इनवॉइस शोइंग अ सेल टू यू, it will reflect in your GSTR2A automatically. अभी आता है GSTR2B। ये भी ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, प्रोवाइडेड मंथली, शोइंग द एलिजिबल ITC फॉर ईच टैक्स पेयर। तो इसका ये हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम GSTR2A। इसका है GSTR2A keeps changing as more suppliers upload data, but GSTR2B is fixed for a month. It does not get change once generated. GSTR2B जनरेट होने के पहले जो भी ITC GSTR2A में आती है वो बाद में चेंज नहीं करती है। ITC उतना ही क्लेम कर पाएगा बायर जितना कि उसके GSTR2B में ITC अवेलेबल है। Who uses it? The buyer uses it. पर्पस क्या है? It helps business know exactly how much input tax credit they can claim in a particular month. The GST portal generates GSTR2B on 14th of every month. जैसा मैंने आपसे कहा कि GSTR2B के जनरेट होने का एक टाइम होता है, तो 14th एवरी मंथ क्या होता है GSTR2B जनरेट हो जाती है। तो अगर आपका सप्लायर जिससे आपने माल खरीदा है अपना GSTR1 14 के बाद फाइल करता है तो फिर वो जो ITC है वो आपको GSTR2B में नहीं आएगी और उसको आप GSTR2B में फॉर दैट मंथ क्लेम नहीं कर पाओगे। सो ITC you can claim is based on a supplier's return filing up to the cut off date। मतलब आपके जो सप्लायर हैं अगर जो कट ऑफ डेट है GSTR2B के ऑटो जनरेशन का, दैट इज 14th ऑफ द मंथ, 14th एवरी मंथ,
उसके बाद का आरटीसी आप नहीं ले पाओगे। वो आरटीसी मिलेगा आपको, लेकिन सब्सिक्वेंट मंथ में मिलेगा। अभी आगे हम चलते हैं जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B क्या है? ये एक तरह का समरी है, मंथली और क्वार्टरली, दैट कंटेन्स द टोटल सेल्स, एलिजिबल आईटीसी एंड नेट जीएसटी टू पे। आप जो भी टैक्स पे करते हो वो जीएसटीआर 3B से करते हो। तो इस तरह का समरी रिटर्न है, जिसमें क्या क्या होता है, आपके पूरे सेल्स होते हैं, जो भी आपने जीएसटीआर 1 में डेटा फाइल किया था वो डेटा ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर 3B में शो होता है, विच शोज योर टोटल सेल्स। उसके बाद आपके जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी है वो भी शो होता है, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, और फिर बाद में कितना जीएसटी पे करना है आपको, ये भी उसमें शो होता है। उसके हिसाब से आपको अपना जीएसटी पे करना है। Who files? All GST registered persons, businesses have to file GSTR 3B to pay their taxes. Purpose क्या है? It's a final summary where taxpayer declares tax liability, pays GST and claims eligible input tax credit. Example हम देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए आपने सामान बेचा कुछ 1 लाख रुपए का, और उसमें आपने गुड्स खरीदे 70,000 रुपए के विद एलिजिबल आईटीसी। You summarize this in GSTR 3B and pay net GST after credit adjustment. GSTR 1 जो है ये आउटवर्ड सेल्स को दिखाता है। कौन फाइल करता है GSTR 1? ये सेलर फाइल करता है। एग्जाम्पल क्या, आपने 50,000 रुपए का सामान किसी को बेचा। GSTR 2 क्या है? ये ऑटो फिक्स्ड परचेज डिटेल्स फ्रॉम सप्लायर, ये बायर के डैशबोर्ड पे आता है, ये डायनेमिक है। आप क्या करते हैं, इनवॉइसेस देखते हैं अपलोडेड बाय द सप्लायर, आपको दिख जाते हैं। तीसरा है जीएसटीआर 2B जो कि ऑटो फेस्ट होता है, ये 14th एवरी मंथ को जनरेट हो जाता है। कौन देखता है? बायर देखता है। ये स्टैटिक है जो कि 14th के बाद इसमें कोई चेंज नहीं आता है। इससे पता चलता है कि आपको कितना एग्जैक्ट आईटीसी जो है आप क्लेम कर सकते हो फॉर द मंथ ऑफ। जीएसटीआर 3B क्या है? ये समराइज रिटर्न है जो आपको फाइल करना पड़ता है फॉर पेइंग जीएसटी एंड क्लेमिंग आईटीसी। ये सेलर बायर दोनों होते हैं, फाइल्ड बाय यूजर, और जो नेट जो जीएसटी हो पे किया जाता है। तो इसमें जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B ये दोनों टैक्स पेयर को फाइल करने पड़ते हैं, और 2A और 2B जो ये ऑटो जनरेट होते हैं बायर के डैशबोर्ड पे। इन सिंपल वर्ड्स जीएसटीआर 1 का मतलब क्या हुआ? इट टेल्स द गवर्नमेंट whom you sold to। ये सरकार को बताता है कि आपने किसको माल बेचा। जीएसटीआर 2 जो है ये आपको लेट्स यू सी हु सोल्ड यू, ये आपको बताता है कि आपने माल किससे खरीदा था। जीएसटीआर 2B क्या है? इट लेट्स यू नो हाउ मच टैक्स क्रेडिट यू कैन क्लेम, कितना टैक्स आप क्लेम कर सकते हो। और जीएसटीआर 3B है, ये फाइनल स्टेप है जो कि बताता है सरकार को कि कितना आपका सेल्स हुआ था, कितने परचेज थे, और फिर जीएसटी कैलकुलेट करके आफ्टर एडजस्टिंग क्रेडिट ये कितना टैक्स पे करना ही बताता है। तो ये था टोटल कॉन्सेप्ट जीएसटी का। अगर आपको ये समझ में आया है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट करके कैसा लगा। प्लीज लेट मी नो विद कमेंट्स कैसा लगा आपको। कुछ क्वेरीज है देन यू कैन आस्क मी, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूंगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कंप्लायंट, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।